तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हार्डी-वेनमैन प्रिंसिपल जो था उसको चेंज करने का जो प्रोसेस था उसको पढ़ा था। उसमें पहला आया था म्यूटेशन, जिसको डिसकंटिन्यूअस हम लोग वेरिएशन भी कहते हैं। म्यूटेशन क्यों आता है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है डीएनए का, जिसके कारण जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज हो जाता है। उसके बाद जीन माइग्रेशन का बात किया था हमने। तो जीन माइग्रेशन में जो है उसमें आप लोगों ने देखा था कि जैसे एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन में चला जाता है तो जीन माइग्रेट कर जाता है, मतलब एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन, तो वो भी हार्डी-वेनमैन को चेंज कर देता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। उसमें क्या था? क्रॉसिंग ओवर जैसे होता है, आप लोग जानते हो कि जब स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है जो कि चेंजिंग लाता है माँ बाप से बच्चों में, तो उसको जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। और लास्ट में जो था हमारा वो था पांचवा ही था ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी था एक, जिसको पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि जीन पूल जो है उसके फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। और लास्ट में था नेचुरल सिलेक्शन। पांचवा था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन पर हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि जो जीव सरवाइव करता है, फिट हो जाता है एनवायरनमेंट के अनुसार, तो नेचर उसे सेलेक्ट करती है। बट नेचर 3 तरीके से सेलेक्ट करती है। जीवों को कितने तरह से करती है? 3 तरह से सेलेक्ट करती है। और हार्डी-वेनमैन प्रिंसिपल को वह चेंज भी करती है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन में 3 चीजें हम लोग देखेंगे। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ठीक है, इसमें 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टेबलाइजेशन, इसे करते हैं। पहला आ गया स्टेबलाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा जो होता है वह डायरेक्शनल होता है। और तीसरा जो होता है नेचुरल सिलेक्शन, वह था डिस्ट्रप्टिव। डिसरप्टिव है ना? ठीक है, डिसरप्टिव मतलब डिस्टर्ब हो जाना। अब देखो 3 प्रकार के, इसका ग्राफ से आपको समझ में आएगा। देखो स्टेबलाइजेशन क्या होता है? इसमें जो मिनिमम वैल्यू हुआ वो सरवाइव नहीं करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वह भी सरवाइव नहीं करता। जो मीन वैल्यू, ये क्या हो गया? मीन मतलब एवरेज वैल्यू है ना, मिडिल वैल्यू, वो क्या करता है? स्टेबलाइजेशन में सरवाइव करता है। इसका एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे कि नॉर्मल जो बच्चे का जो वेट होता है, बेबी का जो वेट होता है, बेबी वेट अगर देखा जाए तो कितना, हाँ, वो किलो से होता है। वैसे उसका पाउंड में देखा जाए तो उसका जो पाउंड होता है वो 7.2 पाउंड होता है, मीन वैल्यू। ठीक है, और सबसे कम जो बच्चे का होता है वो लगभग 5.5 पाउंड होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो 10 से 11 पाउंड होता है। तो इसमें देखा जाता है कि अगर बच्चा
5.5 पाउंड या इससे कम होता है तो वो बच्चा सरवाइव जिंदा नहीं रह पाता है, ठीक है। और अगर बच्चे का वजन 10 पाउंड 11 पाउंड से इक्वल या उससे ज्यादा होता है तो वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है। और 7.2 पाउंड जो होता है वो एवरेज होता है सभी बच्चे का लगभग, जो हम लोग 2.8 केजी बोलते हैं, 2.5 केजी एवरेज माना जाता है, वो होता है। ये वेरी लो वेट होता है और ये हाई वेट होता है। ये भी सरवाइव नहीं कर पाता है और ये भी सरवाइव नहीं कर पाता है। सरवाइव कौन कर रहा है? मिड वाला। तो इसको इस तरह का नेचुरल सिलेक्शन जो होता है इसको कहा जाता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, जो मीन वैल्यू होता है पॉपुलेशन का वो सरवाइव कर जाता है, उसको नेचर सेलेक्ट करती है, और जो मिनिमम मैक्सिमम होती है वो सरवाइव नहीं कर पाती है। ये एक एग्जाम्पल हुआ है ना, बेबी वेट का एग्जाम्पल हुआ कि ये मीन वैल्यू है, इसी पे मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो बच जाते हैं, बाकी उसके इधर और उधर क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे हो रहा है। इधर जो होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल, है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गया या मीन हो गया, तो यहां पे होता है। उसके बाद डायरेक्शनल क्या होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे आप लोग को पढ़ाया था कि इंडस्ट्रियल मिलेनियम में इंग्लैंड में 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में वाइट वाला मोथ ज्यादा था, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं था, तो डायरेक्शन किधर था, वाइट वाले मोथ के साइड। फिर जैसे ही 1920 ईस्वी में इंडस्ट्री का स्थापना हुआ तो डार्क वाले जो मोथ है उसकी संख्या बढ़ गई। तो यहां पर देख रहे हो कि चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फिर से इंडस्ट्री हटा दे तो कौन आ जाएगा, फिर व्हाइट वाला आ जाएगा, फिर इंडस्ट्री ज्यादा करेंगे डार्क वाला आ जाएगा। मतलब इस तरह का जो सिलेक्शन होता है इसको बोला जाता है डायरेक्शनल। डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना, चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए नाम है इसका डायरेक्शनल। शिफ्ट हो रहा है डायरेक्शन, जिधर मतलब कि नेचुरल सेलेक्ट मतलब जिधर जीव जो है वह एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को चेंज कर पा रहा है उधर डायरेक्शनल हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव, इसमें आप देख रहे हो कि मिडिल वाला नहीं है, साइड वाला हो रहा है ना। इधर देखो, इधर भी लगभग मिडिल के तरफ ही है, इधर भी मिडिल के तरफ है, बट इधर क्या है, मिडिल वाला कम हो गया है और साइड वाला क्या हो गया, सरवाइव कर गया। ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो एक प्रकार का मोलस्का होता है जिसका नाम है लिम्प्लेट, है ना। लिम्प्लेट जो मोलस्का होता है उसका दो कलर होता है, एक वाइट होता है और एक होता है डार्क बैन कलर, जिसको हम लोग भूरे कलर का भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिख देते हैं, स्टेबलाइजेशन को पहले इसको लिख देते हैं। स्टेबलाइजेशन क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू आर सरवाइव, है ना, मीन वैल्यू आर सरवाइव। मीन वैल्यू जो होता है यही होता है, डेट इज स्टेबलाइजेशन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। डायरेक्शनल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन चेंज होता है। सिलेक्शन का क्या होता है, डायरेक्शन चेंज ड्यूरिंग सिलेक्शन, है ना। एग्जाम्पल इसका बेबी वेट, इसका एग्जाम्पल आप इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म कर सकते हो, है ना। और अब इसका जो डिस्ट्रप्टिव है उसमें देखो इसमें क्या होता है, एक होता है मोलस्का। मोलस्का होता है जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं लिम्प्लेट्स होता है। यह जो मोलस्का होता है
वह दो कलर का होता है, वाइट कलर का और एक डार्क बैन कलर का, या डार्क टैन कलर का। ये भूरा कलर होता है लगभग, ठीक है, और ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। और एक और कलर होता है जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट, ठीक है। ये जो लिम्पलेट्स होते हैं मोलस्का के, यह क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और यह वाइट बर्नेकल्स, एक एनिमल होता है बर्नेकल्स, इसके साथ रहते हैं, ठीक है। और डार्क बैन जो होते हैं यह पत्थर पे होते हैं, वह भी भूरे ब्राउन स्टोन पर पाए जाते हैं, ठीक है। और लेकिन इंटरमीडिएट जो होते हैं कलर होते हैं, इंटरमीडिएट कलर वाले प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जो व्हाइट वाले हो रहे हैं वह व्हाइट वर्नाकल के साथ रह रहे हैं, जिसके कारण इसको प्रीडेटर खा नहीं पाता, मतलब जो कीट भक्षी होते हैं, है ना, भक्षण करने वाले इसको नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वह व्हाइट वर्नाकल में छिप जाता है, ठीक है। अब डार्क बैन कलर वाला जो भी है, डार्क बैन कलर वाला जो भी लिम्पलेट है वह ब्राउन स्टोन में छिप जाता है, इसको भी नहीं खा पाता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट कलर वाले होते हैं, व्हाइट और डार्क बैन भूरा के बीच में, उसको प्रीडेटर देख लेता है और उसको खा जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछेगा, खाली इसको समझा रहे हैं, ठीक है। मान लो आप व्हाइट कलर के हो, मान लो हमने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, तो अगर हम यहां पूरा व्हाइट कर दोगे तो हम छिप जाएंगे, मतलब पूरा हम मुंह वगैरह सब व्हाइट कलर से ढक लें तो हमको कोई नहीं देख पाएगा व्हाइट कलर में, ठीक है। अब क्या हुआ, हम ब्राउन कलर के हो जा रहे हैं और इस रूम को हम ब्राउन कलर का कर दे रहे हैं, तो हमको आदमी नहीं देख पाएगा। इस घटना को कहा जाता है कैमाफ्लॉग, सराउंडिंग से छिप जाना। जैसे ग्रास ऊपर ग्रीन कलर का होता है, तो वो अगर घास में होता है तो उसको पंछी वगैरह देख नहीं पाता, उसको खा नहीं पाता। ग्रास ऊपर जो होते हैं उसको अगर ग्रीन कलर जैसे ग्रास में है तो क्या उसको देख पाएगा पंछी, बच जाता है वो। इस घटना को कहा जाता है कैमाफ्लॉग। क्या बोलते हैं इसको, कैमाफ्लॉग। तो उसी तरह ये जो लिम्पलेट्स होते हैं व्हाइट कलर के जो होते हैं वह व्हाइट वर्नाकल्स के साथ रहते हैं, जिसके वर्नाकल्स को कोई खाता नहीं है, बस उसमें छिप गया। उसके बाद डार्क बैन कलर के जो मोलस्क होते हैं, है ना, लिम्पलेट्स होते हैं, वह स्टोन में छिप जाते हैं, इसको प्रीडेटर नहीं देख पाते, नहीं खा पाते हैं। लेकिन बीच वाला जो है वो ना तो इसमें छिप पाएगा ना इसमें छिप पाएगा, तो ये क्या होगा, ये इसको खाया जाएगा और इसकी संख्या क्या होगी, घट जाएगी। तो यहीं पर आप देख रहे हो कि व्हाइट वाला भी ठीक ठाक है, ब्राउन वाला भी ठीक ठाक है, लेकिन बीच वाला जो है वो बहुत कम है। नियम क्या कहता है, अगर आप इन्वायरमेंट चेंज है उसमें चेंज हो रहे हैं तो आप बच जाओगे ना। तो यहां पर व्हाइट लिम्पलेट इससे मैच कर गया, इन्वायरमेंट से मैच कर गया, डार्क बैन वाला ब्राउन स्टोन से मैच कर गया, इन्वायरमेंट से मैच कर गया, लेकिन ये मैच नहीं कर पाया, जिसके कारण ये डेड कर जाते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं, आज थोड़ा रिस्क लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, है ना। व्हाइट एंड डार्क लिम्पलेट्स। ये देखो यहां पर आप देख रहे हो, ये देखो ये लिम्पलेट है, मोलस्का है, मोलस्का आप लोग जानते हो, मोलस्का जैसे स्नेल वगैरह होता है, ये है, ये किस कलर का है, व्हाइट है,
और ये चट्टान है, ये किस कलर का है? ब्राउन कलर का है। तो क्या इसमें छिप पाएगा? ये नहीं छिप पाएगा, है ना। अब देखो, अब ये कैसा किस कलर का दिख रहा है? ब्राउन कलर का दिख रहा है। ये समझ में आया ना, एक व्हाइट होता है एक ब्राउन होता है, जिसको डार्क बैन कलर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम व्हाइट लिम्पलेट विथ क्या बताया था अभी आपको? बैरनेकल्स, हाँ, व्हाइट लिम्पलेट विथ व्हाइट बैरनेकल्स। देखो आप यहां पर देखो, देखो ये बैरनेकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैरनेकल्स। ये पूरा का पूरा बैरनेकल्स व्हाइट कलर का है, ठीक है, और इसको कोई खाता नहीं है, ठीक है। खतरनाक होता है बैरनेकल्स। इकोलॉजी में पढ़ाएंगे बैरनेकल्स के बारे में। अब ये वाला अगर इन सब के साथ है, क्या ये छुप नहीं गया है? इसको आप पहचान पाओगे क्या? अभी तो थोड़ा सा डिस्टेंस, यहाँ पे खाली जगह भी दिख रहा है। अगर पूरा बर्निकल्स भरा हो और ये भी हो, क्या आप उसको पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। हम पहचान जाएंगे, लेकिन क्या पंछी पहचान पाएगा इसको? उतना तो उसको नॉलेज नहीं ना होता है। तो देखो कैमाफ्लॉग हो गया ना ये, है ना। अब क्या बताया था? डार्क, डार्क बैन लिम्पलेट विथ रॉक्स। ये देखो, यहां पर व्हाइट वाला है ना। अब देखो यहां पर डार्क वाला दिख रहा है, डार्क बैन वाला भूरे कलर का। तो इससे ये मैच कर गया, तो ये बच गया। डार्क वाला ब्राउन के साथ कर गया, और ये देखो ये फिर नहीं, ये दिख रहा है, ठीक है, ये इसमें नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डार्क बैन कलर का जो है वो रॉक के साथ हो जाए, व्हाइट वाला जो है वह बर्नेकल के साथ हो जाए, दोनों बच जाएगा, बाकी इंटरमीडिएट वाला नहीं बच पाएगा। बात को समझ रहे हो? तो वही चीज है, तो वही हमने लिखा है। एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछेगा, है ना, डिस्ट्रप्टिव। ये क्या है? नोट मीडियन सिलेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर है ना, एग्जाम्पल यहां पर ये है, मोलस्का है जिसका नाम क्या है? लिम्पलेट, ठीक है। एक वाइट होता है और एक क्या होता है? डार्क बैन, मतलब भूरा। ये ब्राउन स्टोन में क्या होता है? छुप जाता है, मतलब उसी में ज्यादातर पाया जाता है। और यह वाइट जो है, वाइट बर्नेकल के साथ छुप गया, बच गया ये दोनों। लेकिन ये क्या होता है? प्रीडेटर इसको, प्रीडेटर खा जाता है। बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जिसके कारण आपका ग्राफ कैसा होगा? डिस्रप्टिव। और आपको खुशी की बात यह है, जो आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है यही पूछा गया है, एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा गया। बस आपको फिगर देखो, एक ये दिया हुआ है मीडियम साइज, इसमें देखो ये हो गया स्टेबलाइजर, ये हो गया डायरेक्शनल चिन्ह दिया हुआ, और ये क्या हो गया? डिसरप्टिव, ठीक है। बस ये फिगर पूछा गया कौन किसका है, बस उतना ही याद रखना है। एग्जाम्पल तो आपको समझाने के लिए पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? एग्जाम्पल बस समझाने के लिए, कैसे ये ग्राफ आया। डायरेक्शनल में कोई दिक्कत नहीं है, मिलेनिज में याद कर लोगे, ये बच्चा वाला याद कर लोगे स्टेबलाइजेशन, और ये वाला नहीं भी याद रहो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कभी कभी इसको बताते हैं, लेकिन आपको बता दिया चलो फिगर के साथ, है ना। नहीं याद रहेगा, बस याद रखना है, नाम याद रखना फिगर के साथ, बस कहानी खत्म। अब चलते हैं हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल।
हम इसका थोड़ा सा पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, बट एनसीईआरटी का सहारा लेना है क्योंकि एनसीईआरटी में आधा ही दिया हुआ है, उस आधे को ही पढ़ना है, लेकिन आधा पढ़ के समझ में नहीं आएगा पूरा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये क्या है? जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक जो भी एज या ईरा आया है सब वो टाइम स्केल है। ठीक है, अरे ये दोनों साथ है, टू टुडे है, तो इसको कितने भाग में डिवाइड किया? 6 भाग में। इट डिवाइड्स इनटू 6 पार्ट्स। पार्ट्स नहीं लिखेंगे, ईरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईरा। 6 ईरा। ईरा मतलब बड़ा टाइम स्केल जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ईरा कहा जाता है। बड़ा टाइम स्केल मतलब 1 करोड़ साल। सुने हो ना, युग होता है, वर्ष होता है, साल होता है, 1000 साल होता है, लाख साल होता है। तो इसका कितना पार्ट है भाई? इसका 6 पार्ट है। पहला है एजोइक ईरा। एजोइक ईरा। दूसरा है आर्कियोजोइक ईरा। ठीक है। तीसरा है प्रोटेरोजोइक ईरा। चौथा है पैलियोजोइक ईरा। और पांचवा जो है वह क्या है आपका? पैलियोजोइक ईरा। उसके बाद पीएमसी याद रखना है, मीजोजोइक ईरा। और लास्ट जो है वह क्या है? कोइनोजोइक ईरा। ठीक है। एजोइक ईरा ऐसा ईरा होता है नो लाइफ, यहां पर लाइफ नहीं था। इसका टाइम लगभग 1 बिलियन था, 1 बिलियन ईयर चला था। ठीक है। आर्कियोजोइक नाम से पता चला ना, आर्ची बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, तो इस समय बैक्टीरिया वगैरह आ गए थे तो नाम भी है आर्की है। ठीक है। तो इस समय से बैक्टीरिया वगैरह दिखता नहीं है, तो उस समय लाइफ इनविजिबल था। मतलब दिखता होगा क्या लाइफ? समझो जरा, अगर बैक्टीरिया इस रूम में है, क्या आपको दिख रहा है? तो उस समय दिखता होगा, वो इस देखने वाला तो कोई था ही नहीं, खाली बैक्टीरिया था। तो इसीलिए इसको इनविजिबल ईरा भी कहा जाए, इनविजिबल लाइफ ईरा। मतलब लाइफ ओरिजिनेट यहीं पर हुआ, उसके बाद ये ईरा चला, ये ईरा चला, ये ईरा चला, उसके बाद कोइनोजोइक ईरा चला। ठीक है। आप लोग पलटा के रखो इसको। आपके एनसीईआरटी में है ना, आपके एनसीईआरटी में मात्र यही तीनों दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है, यही तीनों इंपॉर्टेंट ही हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट ही हैं। चलते हैं अब इसको बनाते हैं। ठीक है। इसको सेप में रखते हैं, है ना, इसको हम सेप में रखते हैं। अच्छा, इसको भी स्विच ऑफ कर दिया। इसको सेप बनाते हैं फिर समझ में आएगा। ठीक है। ए जॉय कीरा। दूसरा क्या था? आर्कियोजॉय कीरा।
ठीक है। और तीसरा क्या था? प्रो क्या था भाई? है ना, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक ईरा। ठीक है। इन तीनों ईराओं में कोई लाइफ, मतलब ये तो एजोइक ईरा था, यहां पर हमने उसमें भी लिखा है नो लाइफ, और इसका पीरियड कितना था? 1 बिलियन ईयर। ठीक है। आर्कियोजोइक ईरा, इसमें क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। और इसको क्या बोला गया? नन विजिबल, इनविजिबल, नन नहीं लिखा जाता है, इनविजिबल लाइफ ईरा था। मतलब इसमें लाइफ विजिबल नहीं था, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस वगैरह इसमें आ गए थे, आपको रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है। बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया आ गया था। प्रोटेरोजोइक इरा में भी बैक्टीरिया के बाद फिर हेट्रोट्रॉप्स वगैरह छोटे छोटे जीव आए, मतलब इसमें आए। हाँ, उसके बाद क्या था? अब जो है हमारा एनसीईआरटी, अब देखो एनसीईआरटी में इसीलिए तीनों नहीं दिए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, ऊपर है ना, और पैलियोजोइक ईरा। ठीक है। इसको, चलो इसको नीचे ही रखते हैं, ये हमारा है मेन। ठीक है। ठीक है। इसमें स्टेप्स होंगे, ये 4 5। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, 5, लगभग 6 थे। ठीक है। जिसमें से आपको देखो, इसमें से पहला जो था वह था कैम्ब्रियम, सी फॉर कैम्ब्रियम ईरा। इसको हम लोगों ने क्या किया है? लगभग 6 पार्ट्स में बांट दिया है। इस ईरा को क्या किया हमने? लगभग 6 पार्ट्स में बांट दिया है, जो कि सबसे पहला था कैम्ब्रियम ईरा, है ना, सी फॉर कैम्ब्रियम। ठीक है। उसके बाद कैम्ब्रियम के बाद आपको ऑर्डिविशियन ईरा आया, ऑर्डिविशियन ईरा आया है। ठीक है। ऑर्डिविशियन ईरा आया, कैम्ब्रियम ईरा, उसके बाद डेवोनियन ईरा आया। अब इसके बाद हो सकता है आपके एनसीईआरटी में, उसके बाद सिल्लूरियन, क्या है? सिल्लूरियन ईरा। इसके बाद सिल्लूरियन आया। इसके बाद है ना, तो क्या आया? नहीं, वो इधर लिखा हो, डेवोनियन ईरा। इसको क्या बोला गया? ईरा ऑफ फिश। क्या बोला गया इसको? ईरा ऑफ फिश। मतलब मछली का जो निर्माण हो गया वो क्या हो गया? डेवोनियन ईरा में आ गया। ठीक है। डेवोनियन हो गया। उसके बाद सिल्यूरियन आया। उसके बाद, है ना, सिल्यूरियन के बाद आपका आया, अच्छा सिल्यूरियन के बाद डेवोनियन आया, कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन, है ना। उसके बाद कार्बोनिफेरस आया। अच्छा उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया ना, ये पहले सिल्यूरियन आएगा, उसके बाद डेवोनियन आया। ठीक है। उसके बाद कार्बोनिफेरस,
और लास्ट में क्या आया, पर्मियन। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें ही याद रखोगे। इसको कहा गया एज ऑफ फिश या इरा ऑफ फिश। ठीक है, उसके बाद इधर कोई खास नहीं आया था, कार्बोनिफेरस इरा। इसमें दो चीजें आई है ना। कार्बोनिफेरस इरा में आपको एक तो एंजियोस्पर्म है ना, फर्स्ट जो था कार्बोनिफेरस में है ना, रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ। और यहां पर नहीं, एंजियोस्पर्म अभी नहीं आया है। फर्स्ट सीड प्लांट आया। क्या आया, फर्स्ट सीड प्लांट आया कार्बोनिफेरस में, और फर्स्ट रेप्टाइल्स आ गया, फर्स्ट रेप्टाइल्स आ गया। ठीक है, उसके बाद पर्मियम में भी कोई खास मतलब नहीं, बहुत सारे आए थे, लेकिन बट आपको अपने सिलेबस के अनुसार इसको ध्यान में रखना है ना। तो ये हो गया पैलियोजोइक ईरा। कहाँ हो गया जी, अच्छा यहां पर है। पैलियोजोइक ईरा हो गया। पैलियोजोइक के बाद क्या होगा, मेजोजोइक ईरा हो गया। ऊपर और जाएगा ये, मेजोजोइक ईरा। अब इसमें कितना ईरा, इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, जुरासिक, पहले क्या होगा, जुरासिक, ट्राइसिक, क्या आएगा, ट्राइसिक्स, उसके बाद जुरासिक्स, और उसके बाद क्रिस्टेशियस। ठीक है, ट्रायसिक पीड़ा में जो था पीरियड में है ना, इसमें डायनासोर आ गया। डायनासोर आपको यहां पर उत्पन्न हो गया, ओरिजिन हो गया या एज है ना। उसके बाद कुछ रेप्टाइल्स आए जो कि क्या थे, फ्लाइंग थे, मतलब ये उड़ने वाले रेप्टाइल्स आ गए थे ट्रायसिक में। फिर जुरासिक पीरियड में डायनासोर पिक पर थे। क्या थे, डायनासोर, इसको हम मिला देंगे अभी, आपके एनसीईआरटी में 2 फिगर है ना, तो उसको हम मिला देंगे। डायनासोर पिक पर थे है ना। और क्रिटेशियस में क्या हो गया था, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गया था। क्या कर गया था, डायनासोर एक्सटिंक्ट। ठीक है, क्रिस्टेशियस में। उसके बाद क्रिस्टेशियस पीरियड में है ना ही आपको, क्रिस्टेशियस पीरियड में ही आपको जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें एंजियोस्पर्म का निर्माण हो गया था। यहां पर तो फर्स्ट सीड प्लांट स्टार्ट हो गया था कार्बोनिफेरस में। उसके बाद आपको जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आया। तो क्रिस्टेशियस पीरियड में एंजियोस्पर्म भी आ गया था, जिसमें डाइकोट पहले आया था। डाइकोट्स मीन्स एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट्स। ठीक है, उसके बाद मीजोजोइक ईरा के बाद है ना कोइनोजोइक ईरा आ गया। और इसमें 2 पार्ट में चल रहे हैं अभी, एक टर्शियरी आ गया और एक क्वार्टेनरी। ठीक है, टर्सरी जो है वो कहलाया एज ऑफ मैमल्स, मतलब मैमल्स, यहां पर एज ऑफ मैमल्स जो है वो यहां पर एज ऑफ मैमल्स कोइनोजोइक ईरा, मतलब यहां पर मैमल्स का बाहुबल आ गया। क्वार्टेनरी आते आते क्या हो गया, एज ऑफ
मैन, आदमी का एज आ गया आप क्वाटरनरी में, ठीक है। टर्सरी में ही इस समय मोनोकॉट्स का निर्माण हो गया, मोनोकॉट्स एंजियोस्पर्म आ गए अभी, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या प्लांट तो बहुत सारे आए, है ना। अच्छा चलो एक में ही आ गया सब, देखो यहां पर देखो, अब शुरू से देखो, एजोई कीड़ा लाइफ नहीं था, आर्कियोजोई कीड़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, प्रोटेरोजोई कीड़ा में कोई खास ऐसा नहीं है जो आपको सिलेबस में भी नहीं है, जो पढ़ने का नहीं है ना। उसके बाद पैलियोजोइक ईरा में कैम्ब्रियम ईरा आया, ऑर्डिविशियन ईरा आया, सिल्यूरियन आया, है ना, कॉस, हाँ, डीसीपी, डेवोनियन आया। डेवोनियन में मछलियां आ गई, और उस समय खाली मछलियां ही थी पूरी दुनिया में, मतलब ज्यादा था, और भी थे बैक्टीरिया वगैरह जो उत्पन्न हुए वो थे ही, लेकिन इस समय मछली बहुत ज्यादा था। एज ऑफ फिश, अभी भी मछली है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ बच चुके हैं, है ना, वो तो कहानी है ही। फिर कार्बोनिफेरस आया, तो इस समय फर्स्ट सीडेड प्लांट, सीड प्लांट किसको कहते हैं, जिम्नो और एनजीओ को, किसको बोलते हैं, जिम्नो और एनजीओ को। तो जिम्नोस्पर्म पहले आया था, पता है आपको, तो जिम्नोस्पर्म पहले आ गए, जिनेटल्स वगैरह सब, है ना, वो सब आ गए, और रेप्टाइल्स भी पहला कार्बोनिफेरस में ही आ गया, ठीक है, रेप्टाइल्स आ गया। परमियन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें भी चेंज होते गए, उसमें भी हुआ, लेकिन आपके काम का नहीं है। उसके बाद मीजोजोइक ईरा, यह इसमें 3 पार्ट है, ट्राइसिक, डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, पीक पर था, यहाँ स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में इधर प्लांट में डाइकोट जन्म ले चुका था, क्रिटेशियस में डाइकोट प्लांट। फिर क्वाइनोजोइक ईरा में टर्सरी और क्वार्टिनरी जो है वह मोनोकॉट और एंजियोस्पर्म में था। बात को समझ रहे हो। तो अब इसको एनसीईआरटी से रिलेटेड करोगे, क्या करोगे आप, एनसीईआरटी से रिलेटेड करोगे। पहले ये पूरा पढ़ाना पड़ता था, किस एज में कौन सा मतलब ईरा आया, उसमें सारा लिखना, अब तो है ही नहीं, है ना, तो पढ़ाते भी नहीं, अब छोड़, जो है चलो एनसीईआरटी देख लेते हैं। इसमें भी ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है, अभी एवोल्यूशन में ही है। अच्छा आ गया। अब देखो ये प्लांट के बारे में आपको फिगर, ये फिगर आप लोग को ध्यान में देना है, ठीक है। यहां पर ये जो ईरा लिखा हुआ वह पैलियोजोइक ईरा है, जिसमें से सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन दिया हुआ है, नीचे वाला 2 नहीं दिया हुआ है ना। तो यहां पर आप वही चीज आप यहां पर लिख सकते हो, एज ऑफ फिश। अब देखो यहां पर प्लांट के बारे में दिया है, क्लोरोफाइटा एंसेस्टर, मतलब एक तरह से एल्गी का निर्माण हो गया। ट्रैकियोफाइटा आ गया, ट्रैकिया वाले, है ना। उसके बाद राइनिया टाइप प्लांट, साइलोफाइटोम, है ना। तो साइलोफाइटन आया, ये आ चुका है, ये आपको रटना आपके एनसीईआरटी से, क्लोरोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, राइनोफाइटा, साइलोटोन, है ना। ट्रैकियोफाइटा के बाद ये आया है, जो स्टेरोफाइलम आया, उसके बाद ये पूछा नहीं गया। उसके बाद देखो अर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स आए, हर्बेसियस लाइकोपोड्स आए, उसके बाद स्फेनोप्सिडा। तो क्रिटेशियस पीरियड देखो, क्रिटेशियस जो मेसोजोइक ईरा है, इसमें खाली प्लांट का अगर देखें तो जिनेटल, जिंको, ये स्फेनोप्सिडा, हॉर्सटेल याद है, टेरिडोफाइटा है ये, और उसके बाद ये दोनों क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म आ गए थे यहां तक, और डाइकोटिलेडन एंजियोस्पर्म आपको क्रिटेशियस, ये इसको एनसीईआरटी में टिक कर लोगे, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में। उसके बाद जुरासिक पीरियड में हर्ब आए, फर्न्स आए, है ना, हर्बेसियस आए, फर्न्स आए, कॉनिफर, साइकेड्स आए, ठीक है। और परमियन में इसको रट लेना, कोई ठिकाना अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा गया है, डाइकोट्स किस में आए थे, क्रिटेशियस में, और एंजियोस्पर्म मोनोकॉट्स किस में आए,
टर्सरी में याद रखोगे, है ना। टर्सरी में ऊपर लिख दिया अलग बात है, ब्रायोफाइट्स भी देखो टर्सरी में आपको दिख रहा है, इसको याद रखोगे, ठीक है। ये 3 इरा दिखाया गया प्लांट के लिए। उसके बाद एनिमल के लिए आपको फिर से 3 इरा यहाँ पर अच्छा कार्बोनिफेरस से स्टार्ट किया, यहाँ पर इरा नहीं लिखा है, देख रहे हो, ये कार्बोनिफेरस, पर्मियन, पैलियोजोइक इरा उसी का था ना। तो इसमें खाली रेप्टाइल्स और मैमल, इसमें तो खाली रेप्टाइल्स के बारे में दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा बर्ड्स दिया, बाद में मैमल्स दिया हुआ है। तो रेप्टाइल पहले आए ना रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल्स से ही बर्ड्स और मैमल्स की उत्पत्ति हुई। कुछ रेप्टाइल्स उड़ते थे, उसी से कुछ बर्ड्स बन गए, कुछ मैमल्स का निर्माण हो गया। तो यहां पर देखो आपको अभी बताया था कि कार्बोनिफेरस में फर्स्ट रेप्टाइल ओरिजिन हुआ था, है ना। तो ये कार्बोनिफेरस में ही क्या हुआ, रेप्टाइल्स आया, वो खत्म भी हो गया वैसा रेप्टाइल जो भी था पहले, लेकिन ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद पर्मियन आया, इसमें देखो ये सब याद रख लोगे आप लोग, है ना। सौरोप्सिडा, पेलिकोसॉरस एक्सटिंक्ट हो चुका है, थिकोडोंट एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो थेरोप्सिडा एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये सभी आ गए थे। उसके बाद डायनासोर के बारे में यहाँ चिपका दिया है, लेकिन हमने लिख दिया आपको डायनासोर उत्पत्ति कब हुआ था, ट्राइसिक में, यहाँ पिक में थे, और क्रिस्टेशियस में ये खत्म हो गया है। इसको क्रिस्टेशियस में डालोगे, ये इसने टर्शरी में पहुंचा दिया। बात को समझ रहे हो। तो इसको एनसीईआरटी में आप यहाँ ऐसे कर लेना, क्रिस्टेशियस में ये एक्सटिंक्ट हो चुका था। डायनासोर का जो विलुप्तता थी वह क्या बताया गया उसके बारे में। तो डायनासोर के बारे में बताया गया है कि डायनासोर जो थे, कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड आया था पृथ्वी पर और उसने खाक कर दिया पूरे पृथ्वी को, जिसमें डायनासोर बिल्कुल नहीं बच पाए। जो बचे खुचे फिर से पृथ्वी का निर्माण हो गया, है ना। उसके बाद देखो क्वाटेनरी, टर्शरी है, क्वाटेनरी है। जो क्वाटेनरी अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है वहां पर एनसीईआरटी ने दिखाया रेप्टाइल्स में टर्टल्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, टॉटराट्स हो गए, टट्रास, क्रोकोडाइल हो गए। ये सब अभी के मॉडर्न इरा में, मतलब कोइनोजोइक क्वाटरनरी इरा में ये सब रेप्टाइल्स बच गए हैं। बाकी ये सारे जो फिगर सबको लिख लेना कॉपी में, है ना। कुछ चीजें, ये चीजें आपको एनसीईआरटी से ही याद करनी होगी इसको, क्योंकि इसको लिखाने से भी फायदा नहीं, क्योंकि आपको फिगर के साथ ही याद रखना है इसको। बात को समझ रहे हो। ये लिखाने से भी, जो हमको लिखाना था लिखा चुके, बट ये सब आप लोग याद कर लोगे। अली रेप्टाइल, ये तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये है एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये भी एक्सटिंक्ट, ये तीनों नाम याद रखोगे। सौरोप्सिडा याद रख लोगे, तो है ना। ये आपको दिखा रहा है कि कौन से इरा में कौन से रेप्टाइल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायनासोर तक दिखाया, थोड़ा इसको उधर कर दिया, यहीं तक रहना था, है ना। तो यहां तक जो था क्रिस्टेशियस, है ना, कार्बोनिफेरस से स्टार्ट हुआ और अभी क्रिस्टेशियस जो अच्छा शुरू हो गया। है ना, क्रिस्टेशियस। तो इस तरह से रेप्टाइल कार्बोनिफेरस में ओरिजिन हुआ और समाप्त अभी भी नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, चेंज होते गया। कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, अभी ये सब बचे हैं। उसके बाद इस समय एज बर्ड्स भी हैं अभी, ठीक है। तो मॉडर्न बर्ड्स जो थे वह क्रिस्टेशियस के बाद मॉडर्न बर्ड्स हैं। पहले था प्रिमिटिव बर्ड्स, वो चिड़िया विलुप्त हो गए। वो चिड़िया बहुत बड़े बड़े होते थे, बात को समझ रहे, बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब उड़ते थे, पेड़ पे बैठते थे, पेड़ हिल जाता था। अब मॉडर्न जो बर्ड्स हैं वो क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए। क्या हो गए, एक बड़ा, सबसे बड़ा आप लोग जानते हैं ईमू वगैरह, शुतुरमुर्ग वगैरह बड़ा बड़ा है, वो सब बड़ा बड़ा बर्ड्स है। बाकी सब छोटा छोटा बर्ड्स है। मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स ये दिखा रहा है, एज ऑफ मैमल्स है। अभी मैमल्स का ज्यादा है, क्योंकि मैमल्स सबसे ज्यादा नेचुरल सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैमल्स के पास सब कुछ है सेलेक्ट होने के लिए, जीवित रहने के लिए, ठीक है। मैमल्स में भी है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं बहुत सारे जीव जो अपने आप को। तो ये समझ में आया आपको। अब इसको जरा सा आप लोग इसको एक बार
इसको जरा आप लोग देखो और बुक भी निकालो, बुक भी निकालो और इसको देखो भी। अब छोटा सा टॉपिक है बस, और ये मैन का एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, इंडिया वर्सेस, वाह। को जरा मिला,
ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं हम लोग एवोल्यूशन ऑफ मैन, यही है ना, मैन का हिस्ट्री। तो उसको हम लोग 100 ऐसा पढ़ते हैं ताकि याद भी रह जाए, क्वेश्चन भी ना छूटे, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैमल्स का निर्माण श्रीयु से हुआ था, श्रीयु से फिर, है ना, हम लोग का निर्माण लगभग ऐप से हुआ है, लंगूर से, समझ रहे हो। तो सबसे पहला आदमी जैसा जो गेस्चर था वो था, सबसे पहला जो था वो था ड्रायोपिथेकस, है ना, ड्रायोपिथेकस। ये देखने में लंगूर के जैसा था, कैसा था, ऐप लाइक, लंगूर से हटके था, ऐप लाइक था, क्योंकि हम अपना एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पुराना जो हमें मिला हमारा आदमी जैसा अवशेष, जिसका नाम क्या था, ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस। और उसी समय लगभग आपको उसी ईरा में एक और मिला, रामापिथेकस। रामापिथेकस हमारे इंडिया में मिला था। एक शिवापिथेकस भी शिवालय पहाड़ पे भी मिला था, इसीलिए नाम इसका रामापिथेकस रख दिया गया, ठीक है। और यह थोड़ा सा आदमी जैसा था, मैन लाइक। इसका जो शरीर का ढांचा था वो कैसा था, मैन लाइक, लेकिन मैन नहीं था, ठीक है। इन दोनों का अगर देखा जाए तो यह 15 मिलियन ईयर एगो इनका, माया, माया मतलब मिलियन, माया मतलब मिलियन ईयर एगो, इतना 15 मिलियन मतलब 15 गुना 10 लाख साल पहले इन दोनों का जो हड्डी का ढांचा मिला वो उतना पुराना, मतलब उतना साल पहले ये थे। आप लोग को तो बताएं कि एज हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो रामापिथेकस के बाद फिर बहुत सारे मिले, लेकिन एक और मिला जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और जान के आपको आश्चर्य होगा कि यह जिस देश में मिला उसका नाम क्या था, अफ्रीका। क्या था, अफ्रीका था, अफ्रीका में मिला। ज्यादातर आदमी का कुछ ना है तो अफ्रीका लिख देना, क्योंकि अफ्रीका में ही बहुत सारे आदमी का कंकाल मिला, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हाल के, मतलब हाल मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे इनके साथ हथियार भी मिले थे। मतलब ये थोड़ा मोड़ा मतलब पत्थर उत्थर चलाने के लिए जानते थे, मतलब जानते थे इसे मारने के लिए, हाँ, लेकिन मारने के लिए जानते थे, मारकर खाने के लिए नहीं जानते थे, ठीक है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस वेपन था इनके पास, हाँ वेपन, है ना, वेपन इसके इनके पास था, बट खाली उसको मारने के लिए जानते थे, खाते नहीं थे मांस। तो ये ज्यादातर ये फ्रूट ही खाते थे, वेजिटेरियन थे। क्या थे, वेजिटेरियन। और ये कब मिले, आज से लगभग 2 मिलियन ईयर एगो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। 1.5 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन ईयर एगो यह मिल चुका है, ठीक है। तो ये भी वेजिटेरियन ही मिला था। उसके बाद कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वह छिपता भी था, गुफा उफा में छिप जाता था ये, इसको उतना नॉलेज था। बट ये दोनों तो इनका उतना नॉलेज नहीं है। अब नीचे से खोद खोद के कितना नॉलेज आएगा। उसके बाद प्री हिस्टोरिकल मैन आए। क्या आ गए, इसके बाद आ गए प्री हिस्टोरिकल मैन, जिसको क्या बोला गया, होमो। क्या बोला गया, होमो। क्या बोला गया, होमो। अब जो मिला होमो में, सबसे पहला जो होमो मिला वह था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो था
वह होमो मतलब आदमी जैसे, हम लोग होमोजीनस के हैं ना, तो होमो वाले आ गए। और इनका आप कुछ चीजें याद रखो, जैसे ये पहला स्टूल के द्वारा हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करना जानते थे, बट खाते नहीं थे, वेजिटेरियन थे। कैसे थे? वेजिटेरियन ही थे, फ्रूट खाते थे। लेकिन स्टूल का निर्माण क्यों किया? मतलब इस मारने के लिए, खाली हंटिंग मतलब शिकार किया, मार दिया, बचने के लिए, समझ रहे? खाते नहीं थे, बाद में खाना स्टार्ट हुआ होगा। और उसके बाद ये थोड़े सीधे भी हो गए थे, लेकिन जबड़ा वगैरह बहुत बड़ा था अभी भी, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रेन कैपेसिटी पूछा जाता है ना। ब्रेन कैपेसिटी याद रखोगे कितना होता है? 1400। इसका कम होता है भाई, 650 से 800 सीसी। सीसी मतलब सेरिब्रम कैपेसिटी, समझ रहे हो? और ये लगभग कब आए थे? ये भी लगभग उसके 2 मिलियन ईयर एगो भी ये मिले थे। मतलब आप इसको इसको देखो, एनसीईआरटी में 2 मिलियन दिया है, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है 2 से 3 मिलियन ईयर एगो थी। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी 2 मिलियन लिख दिया है, तो फिर हम छेड़छाड़ करेंगे तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज कर जाए, वो तो पूछेगा एनसीईआरटी, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसको भी 2 मिलियन ईयर एगो ही मानो, ठीक है। हालांकि ये इससे पहले था, ठीक है। तो वेजिटेरियन था, ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 था। उसके बाद होमो हैबिलिस के बाद होमो हैबिलिस थोड़ा इसे टेढ़ा चलता था। उसके बाद क्या होगा? सीधा चलने वाला थोड़ा आ गया, उसको बोला गया होमो इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। होमो इरेक्टस क्या नाम था? होमो इरेक्टस, ठीक है। इसका ब्रेन कैपेसिटी सबका याद रखना, पूछा जाता है। ब्रेन कैपेसिटी कितना था इनका? लगभग 900, 1400 नहीं है, 900 सीसी था, ठीक है। और ये कब आए थे भाई? लगभग 1.5 मिलियन। हाँ, जो है एनसीईआरटी में वही याद करना, क्योंकि हम लिखवा के फंस चुके हैं। वहां पे आया जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बच्चा कंफ्यूज कर गया, इसीलिए ये सब छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अदर बुक में आपको वो नहीं मिलेगा जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में उसी को याद रखो। उसके बाद होमो इरेक्टस था। ये कहाँ मिला था? ये जावा में मिला था। कहाँ मिला था? जावा में मिला था, इसीलिए इसको जावा मैन भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जावा मैन। हाँ, नहीं, ये मीट खाने लगा था, है ना। मीट खाना स्टार्ट इसने कर दिया था। और भी बहुत सारा नॉलेज हो गया था इन सबको। होमो इरेक्टस के बाद 3 और आए, है ना। एक आया निदर्थल मैन, एक आया क्रो-मैग्नन मैन, और एक जो आया हम लोग होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यही क्या है? मॉडर्न मैन, ठीक है। निदर्थल मैन का ब्रेन कैपेसिटी याद रखना कितना था? ज्यादा ही था। इसका ब्रेन कैपेसिटी लगभग 1400 सीसी था। क्रो-मैग्नन मैन जो था, इसका ब्रेन कैपेसिटी अभी तक सबसे ज्यादा कैलकुलेट किया गया है, 1650 सीसी था, हमसे भी ज्यादा था। और हमारा जो ब्रेन कैपेसिटी है वह लगभग 1600 सीसी है, 1400 1600 सीसी है, हमसे भी ज्यादा दिमाग था। क्रो-मैग्नन मैन ये कैव पेंटिंग करता था, मतलब गुफाओं में जो पेंटिंग मिलते हैं किसके थे?
क्रो मैग्नन मैन। उसके बाद डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किसने स्टार्ट किया? इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने हट का निर्माण कर दिया, झोपड़ी का निर्माण, गुफाओं में रहते थे, झोपड़ी का निर्माण कर दिया था क्रो मैग्नन मैन ने, है ना। उसके बाद निदरथल मैन का जो टाइम पीरियड है वो क्या था भाई? ये कब आए थे? ये हाँ 1 लाख से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 लाख से 40,000। इसको भी नहीं छेड़ेंगे, ये भी थोड़ा अटपटा दिया हुआ है, ठीक है। क्रो मैग्नन का नहीं लिखाएंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली में ये है ना 75,000 साल पहले आया था ये, ठीक है, छोड़ो उसको नहीं लिखेंगे। होमोसेपियंस हाँ दिया हुआ नहीं है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, खाली इसको याद रखना ब्रेन कैपेसिटी इसका मैक्सिमम था, दिया नहीं है तो इसे आएगा भी नहीं, ठीक है। होमोसेपियंस कब से कब तक था? है ना लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले हम लोग, ईयर एगो अब लिख रहे हैं, माया नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखो। ये मिलियन था मतलब 10 लाख था, अब ये 1 लाख हो गया, है ना, अब 1000 में आ गया। और हम लोग 75,000 से 10,000 के बीच में हम लोग आ चुके थे। धीरे धीरे हम लोग अभी तक हम ही लोग हैं मॉडर्न मैन। ब्रेन कैपेसिटी याद रखना, होमोसेपियंस था। होमोसेपियंस ने ही क्या स्टार्ट किया? कल्टीवेशन। क्या स्टार्ट किया? कल्टीवेशन। वो भी कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। अच्छा हिंदी लिख दिए, है ना, 10,000 साल पहले कल्टीवेशन ये पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका होमो। तो याद रखना होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निदरथल मैन। क्रो मैग्नन मैन नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, हो सकता है आगे दे दे। उसके बाद होमोसेपियंस जो है इसको मॉडर्न मैन बोला जाता है। ये कल्टीवेशन करते थे 10,000 साल पहले। इसको एज इट इज याद रखोगे, याद रह जाएगा, समझ रहे हो। एज इट इज याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, शॉर्ट ही आता है, तो इसको ध्यान में रखोगे, सही है। तो अगले क्लास में हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। एक टिश्यू कल्चर है जो कि हटा दिया गया था फिर जोड़ दिया गया, सुन रहे आप लोग 12 में, मतलब टिश्यू कल्चर है एक चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में डाल दिया। माइक्रो प्रोपेगेशन आया था क्या सेंटअप एग्जाम में? उसको पढ़ाना है, नहीं कोई बोला था आया है, आएगा ही। उसके बाद इकोलॉजी में कितने चैप्टर हैं? 3 है ना, 4 पढ़ लेंगे हम लोग, 5 है, 3 मतलब एनसीईआरटी के अनुसार है वो चैप्टर। लेकिन बिहार बोर्ड में वो चैप्टर हटाया नहीं है, लास्ट वाला इन्वायरमेंट वाला, उसको भी थोड़ा देख लेंगे। समय है, समय तो है, आज कितना है? 22 है ना, 8 दिन इधर है, 10 दिन भी मान लो उधर पढ़ लिए, 8 दिन इधर पढ़ लिए, बहुत है। 18 दिन है, बहुत है, समझ रहे? कल नहीं पढ़ोगे, ठीक है, कल छोड़ देते हैं, जैसा होगा वैसा कर लिया जाएगा, मैसेज कर लेंगे। क्योंकि और सब भी, और तो कोई मैसेज नहीं किया, मैसेज तो अभी नहीं किया है, सब भाग गया ना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।